अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हसन मारफानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब खैर वाफ़ियत से होंगे। काफ़ी बच्चों का जो है क्या कहते हैं रिक्वेस्ट थी कि सर जिस तरीके से आपने जो है डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे जो है क्विक रिवीजन जो है आपने वीडियो बनाई है, तो करेक्शन ऑफ एरर्स का जो टॉपिक है जो कि इस दफ़ा के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए जो है वो अहम भी है, तो उस पर भी सर आप वीडियो बना दें। रीज़न बीइंग कि एग्ज़ामिनर जो है काफ़ी टेक्निकल जार्गन्स यूज़ कर रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड किस्म के क्वेश्चन आते हैं। बाज़ औक़ात जो है वो रिवाइज नेट प्रॉफिट या रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट निकालने को देता है, तो वी गेट कंफ्यूज कि कौन से आइटम्स जो हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट को हिट करेंगे, कौन से आइटम्स जो है वो नेट प्रॉफिट को हिट करेंगे। तो मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को जो है सिंप्लीफाइड और जो है शॉर्ट एंड स्वीट रखते हुए ये करेक्शन ऑफ एरर्स का जो है ये टॉपिक जो है आप लोगों को क्विकली रिवाइज करवा दूं। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि करेक्शन ऑफ एरर्स का जो टॉपिक है उसमें तीन किस्म के एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। नंबर वन, या तो जो है वो आपको जो है कुछ एडजस्टमेंट्स देगा कि जो है अकाउंटेंट ने या जो है कंपनी ने जो है कुछ गलतियां कर दी हैं एंड यू आर सपोज टू एक्चुअली पास द रेक्टिफाइंग एंट्रीज और करेक्टिंग एंट्रीज। या बाजू का जो है एग्जामिनर आपको जो है एडजस्टमेंट्स देगा, इनफैक्ट प्रॉफिट भी दिया गया होगा एंड यू वुड बी सपोज के जो है आप रिवाइज प्रॉफिट निकालो या रिवाइज नेट प्रॉफिट निकालो और ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। या बाजू का जो है आपको एडजस्टमेंट्स दी होंगी, एसओएफपी भी दिया हुआ होगा, पीएनएल भी दिया हुआ होगा, सही है। और एंड यू वुड बी सपोज कि आप जो है एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो है रिवाइज्ड पीएनएल या फिर बैलेंस शीट बनाओ। तो सर ये कुछ रूल्स हैं करेक्शन ऑफ एरर्स के, ये आप लोग याद रखना, तो इंशाल्लाह जो है ये वाला जो टॉपिक है इजीली आप लोगों से जो है मैनेज हो जाएगा। देखो यार, पहला जो रूल है ना, ये एक आसान सी ज़बान में अगर मैं बात करूँ, हाँ हाँ नाना वाला रूल है, सही है। बिल्कुल आप लोगों के लेवल पर आके मैं जो है ये बड़ी मेहनत से मैंने ये जो है कोशिश की है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो मैंने रूल्स बनाए इसको जो है सिंप्लीफाई करके जो है आप लोगों के लिए मैं पेश करूँ। देखो, यू नीड टू आस्क योर सेल्फ, जब भी ये जो आपको रूल है ये आपको एंट्रीज़ में बल्कि हर जगह काम आएगा जहाँ आपको जो है चीज़ों को रेक्टिफाई करना होगा। यूनिट देखो तीन चीज़ें, यानी व्हाट शुड बी योर ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस, कि अगर कोई गलती हो जाती है अब उसको सही करना है तो आप सही कैसे करते हो। यू आस्क योर सेल्फ कि अगर सब कुछ सही होता तो क्या एंट्री पास होती, ओरिजिनली क्या एंट्री पास होती, राइट। और अब आपने क्या कर दिया है, गलती क्या कर दी है। अगर आप किसी चीज़ को सही करना चाहते हो तो व्हाट इज़ योर थिंकिंग प्रोसेस, कि क्या होना चाहिए था, क्या हो गया और अब क्या करोगे उसको सही करने के लिए। दिस शुड बी द स्टेप ना, what should have been done, what has actually been done, and now what should be done to rectify what has been done, right। ठीक है ना, this should be your brainstorming process। क्या होना चाहिए था, क्या हो गया और अब क्या करोगे उसको सही करने के लिए। तो ये तीन स्टेप्स के अंदर जो है ना आपका जो है करेक्शन ऑफ एरर्स वाला, अगर आप इस थिंकिंग प्रोसेस से चलोगे तो दैट वुड बी वेरी इजियर टू कोप अप। तो देखो एक चीज़ याद रखो, अगर तो एक चीज़ होनी चाहिए थी, डेबिट होनी चाहिए थी और वो हो भी रही है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, रेक्टिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक चीज़ डेबिट होनी थी, हो भी रही है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, सही है। मतलब होनी भी चाहिए थी, हाँ, हो भी रही है, हाँ, तो यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग, सही है। इसी तरीके से अगर कोई चीज़ ओरिजिनली नहीं होनी चाहिए थी, लेट से डेबिट नहीं होनी चाहिए थी और हो भी नहीं रही है डेबिट, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है रेक्टिफिकेशन में, नो, सही है। इसी तरीके से अगर एक चीज़ डेबिट होनी चाहिए थी मगर आपने एक्चुअली डेबिट नहीं करी, तो अब आप उसको सही करने के लिए क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, सही है। मतलब होनी चाहिए थी, हाँ, आपने नहीं की ना, तो इट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग टू रेक्टिफाई दैट, राइट। इसी तरीके से एक चीज़ डेबिट नहीं होनी चाहिए थी, आपने डेबिट कर दी है, तो उसको सही करने के लिए कुछ करोगे, यस। मतलब नहीं होनी चाहिए थी ना, आपने कर दिया है, हाँ, तो अब आप कुछ करोगे। इट मीन्स अगर होनी चाहिए थी और हो भी रही है, या नहीं होनी चाहिए थी और नहीं हो रही है, हाँ हाँ होनी चाहिए थी, हाँ, हो भी रही है, हाँ, तो आपने कुछ भी नहीं करना रेक्टिफिकेशन के लिए। नहीं होनी चाहिए थी, नहीं हो रही है, ना, तो भी कुछ भी नहीं करना। होनी चाहिए थी, नहीं हो रही, एक चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, या हो रही है, तो फिर आप कुछ ना कुछ एक्शन लोगे, सही है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर दोनों जगह अगर प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो आपने कोई रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं करनी। अगर एक जगह प्लस हो एक जगह माइनस हो, मतलब होना चाहिए था नहीं हो रहा, तो यू आर सपोज टू डू एनीथिंग, सही है। तो ये रूल मैंने पहला लिखवाया है, सही है ना। तो ये क्रॉस का मतलब है आपने रेक्टिफाइंग एंट्री पास नहीं करनी, ठीक है। और टिक मार्क का मतलब है यू आर सपोज टू डू एनीथिंग, सही। अच्छा सर, ये तो पहला रूल है। दूसरा रूल आपने याद रखना है, एग्जामिनर जितना आपको बुरा सोचने को बोले आपने उतना बुरा सोचना है।
फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर इज सेइंग कि भाई डेबिट में गलती है, तो अपने दिमाग में आपने ये जो है अज्यूम नहीं कर लेना कि अरे डेबिट गलत है तो क्रेडिट भी गलत होगा। नो नो नो, नो नीड टू थिंक लाइक दैट। जितना बुरा सोचने को एग्जामिनर बोले, रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू दैट ओनली परस्पेक्टिव। इफ एग्जामिनर इज सेइंग नथिंग अबाउट द क्रेडिट साइड, सो इट मीन्स के क्रेडिट साइड बिल्कुल सही से क्रेडिट हुई है। अगर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर सेज कि भाई आपने उधार पे माल बेचा है और रिसीवेबल गलत रिकॉर्ड करा है, तो इट मीन्स आपकी सेल सही रिकॉर्ड हुई है। जब तक के एग्जामिनर गलती ना बताए अपनी तरफ से गलती अज्यूम नहीं करना, ये दूसरा रूल है करेक्शन ऑफ एरर्स का। सही है, एंट्रीज जब आप करोगे तो आपको काम आएगा। सही है ना, मैंने इसके ऊपर इस करेक्शन ऑफ एरर्स पे अपनी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं आपको। सही है, जो लास्ट मोमेंट पे आपने करने हैं, अगर वो 3-4 क्वेश्चंस कर लो दैट्स मोर देन इनफ। अपनी वीडियोस भी दी हुई हैं तो ज़रूर देखना, तो उसमें जो है ये वाली चीज़ की एप्लीकेशन है। तीसरा रूल याद रखें, अगर कोई चीज़ डेबिट होनी थी या क्रेडिट होनी थी मगर गलती से आपने डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया या क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, तो उस गलती को सही करने के लिए आपने डबल अमाउंट से जो है उस चीज़ को डेबिट या क्रेडिट करना है रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको रिसीवेबल को डेबिट करना था 500 से। सही है, एग्जामिनर बोलता है कि भाई रिसीवेबल गलती से क्रेडिट हो गया है 500 से, तो अब आप उसी पोजीशन पे आने के लिए, आपने डेबिट करना था आपने क्रेडिट कर दिया, तो उसी पोजीशन पे आने के लिए आप क्या करोगे, डबल अमाउंट से जो है आप डेबिट करोगे। इसको आप ऐसे समझ लो, आपको जो है लेट से आप 0 पर खड़े हो, आपको +2 पे जाना था। सही है, आपने -2 कर दिया गलती से, तो आप -2 से +2 पर जाने के लिए आप क्या करोगे, +4 करोगे। ऐसा ही है ना, ठीक है। तो दिस इज एज सिंपल एज आई एम स्पीकिंग। सही है ना, ये ऐसे समझ लो कि अगर आपको किसी से 2 रुपये लेने थे मतलब डेबिट, आपने गलती से उसको 2 रुपये दे दिए, तो अब उसी पोजीशन पे आने के लिए आप क्या करोगे, आप उससे 4 रुपये लोगे, 4 रुपये डेबिट करोगे। सही है ना, तो ये रूल नंबर 3 है। डेबिट करना था क्रेडिट कर दिया एंड वाइस वर्सा, तो डबल अमाउंट से जो है आप डेबिट करोगे एंड वाइस वर्सा। रूल नंबर 4, अगर एक चीज़ आपको डेबिट नहीं करनी थी, अगर आपको एक चीज़ डेबिट करनी थी या क्रेडिट करनी थी मगर आपने डेबिट की नहीं, क्रेडिट की नहीं, तो सिंगल अमाउंट से आपने डेबिट या क्रेडिट कर देना है। फॉर एग्जांपल आपको बेडेट एक्सपेंस बुक करना था, आपने नहीं करा, ओमिट कर दिया, तो सिंगल अमाउंट से डेबिट करेंगे। अगर क्रेडिट करना था नहीं करा तो सिंगल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। ये है रूल नंबर 4। सिमिलरली रूल नंबर 5, अगर एक चीज़ जो है क्या कहते हैं क्रेडिट या डेबिट नहीं होनी थी, लेट से आपको जो है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स क्रेडिट नहीं करना था, आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, तो आप क्या करेंगे, सिंगल अमाउंट से डेबिट करेंगे। सही है, आई होप आपको, या एक चीज़ आपने लेट से डेबिट नहीं करनी थी, आपने डेबिट कर दी, तो सिंगल अमाउंट से आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। सही है, तो ये सारी की सारी इसके ऊपर डिटेल में जो है मैंने बाकायदा अपने जो है लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैंने दिया हुआ भी है, जिसका पोर्टल का एक्सेस आप लोगों के पास है। अगर कोई बच्चा डिटेल में जो है वो देखना चाहता है तो मैंने अपनी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, तो यू जस्ट नीड टू एक्सेस दैट पोर्टल, वहाँ डिटेल में लेक्चर्स भी हैं। तो अभी मैं क्विकली इसको जो है रिकैप करवा रहा हूँ विद एन अजम्पशन के जो है आपको इसकी बेसिक्स के हवाले से आइडिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, सस्पेंस अकाउंट। देखिए बहुत सारे एरर्स होते हैं ना आपके, तो सर कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जिसमें आप सस्पेंस अकाउंट जो है वो खोलते हो वक्ती तौर पे, तो सर हमें कैसे पता चलेगा, एक जो बच्चों की क्यूरी होती है कि सर सस्पेंस अकाउंट किस सिनेरियो में खुलेगा, हाउ वुड वी आइडेंटिफाई। देखो आसान सी चीज़ याद रखो, जब भी रॉन्ग एंट्री जब तुम पास करो ना। अच्छा, एक और इधर एक सवाल भी आता है बच्चों का कि सर हम लोगों को एग्जामिनर मांगता है रेक्टिफाइंग एंट्री, मगर हम अपनी आसानी के लिए हम ओरिजिनल एंट्री भी बनाते हैं कि क्या होना चाहिए था, हम रॉन्ग एंट्री भी बनाते हैं क्या कर दिया, सही है, और रेक्टिफाइंग एंट्री भी बनाते हैं। तो मार्क्स तो नहीं घटेंगे, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं घटेंगे, इट्स टोटली फाइन। सही है ना। अब सर इधर गौर से सुनना, अगर तो तुम्हारी रॉन्ग एंट्री में जो तुमने किया है उसमें डेबिट और क्रेडिट अगर सेम नहीं है ना, यानी डेबिट एंट्री और क्रेडिट एंट्री जो है वो अगर सेम नहीं है, टेली नहीं हो रही, लेट से आपका रिसीवेबल 500 से डेबिट हो रहा है, सेल्स आपकी जो है लेट से 400 से क्रेडिट हो रही है या 600 से क्रेडिट हो रही है, ये अलगर्स 500 के अलावा किसी भी अमाउंट से क्रेडिट हो रही है, अगर तो रॉन्ग एंट्री डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है ना, तो ईमान रख लो उस सिनेरियो में सस्पेंस अकाउंट लाजमी खुलेगा। सही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सर हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से एरर्स में सस्पेंस अकाउंट खुलेगा और कौन से एरर्स में सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा। सर जिस रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर ना हो, एंट्री पास कर लेना दिमाग में। अगर लेट से सवाल में होता है कि भाई क्रेडिट सेल्स की हैं
मगर सेल्स बुक करने से रह गई हैं, इसका मतलब है रिसीवेबल तो डेबिट हुआ है मगर सेल्स क्रेडिट नहीं हुई, इसका मतलब है सस्पेंस अकाउंट खुला होगा, क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो बराबर करना है, तो टेम्प्रेरी तौर पे सस्पेंस अकाउंट खोला होगा। सही है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि कौन से सिनेरियोज में जो है सस्पेंस अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसकी डिटेल देखना चाहते हो तो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर जो हैं वो तुम रेफर कर सकते हो, विच आर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की दुआएं चाहिए। अच्छा, अगर किसी के पास नहीं है सही है पोर्टल का लिंक, तो ही और शी में मैसेज मी और माई टीम, मैंने ऊपर नंबर दिया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर सस्पेंस अकाउंट जो है वो कौन सी साइड पर खुलेगा, डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे? तो आसान सी चीज़ सर, जो भी छोटी साइड हो ना, शॉर्टर साइड हो, उस साइड पे सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। अगर लेट से रिसीवेबल आपने क्रेडिट सेल्स की हैं और आपने जो है रिसीवेबल बुक किया है, सेल्स बुक नहीं की, तो क्रेडिट आपने हिट नहीं किया होगा, मतलब डेबिट पे तो आपका आ रहा होगा मगर क्रेडिट साइड आपकी शॉर्ट होगी, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पे खुल जाएगा। सिंपल इज दैट। सही है। इसी तरीके से आपने परचेज जो है की हैं 1000 रुपये की, सही है, उधार, और आपने परचेज रिकॉर्ड नहीं की गलती से, तो इसका मतलब है अकाउंट पेएबल तो आपने क्रेडिट किया होगा, परचेज जब आपने डेबिट नहीं किया तो आपका ऑब्वियसली डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, तो आपने टेली करवाने के लिए वक्ती तौर पे क्या खोला होगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे खोला होगा। सही है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अच्छा, क्विकली मूविंग ऑन। अच्छा सर, एक चीज़ याद रखें, जब भी ओवर कास्टिंग या अंडर कास्टिंग का मसला हो ना, एग्जामिनर अगर देता है कि सवाल में कि भाई जो है बुक्स ओवर कास्ट या अंडर कास्ट हो गई हैं, तो याद रखो हमेशा एक साइड पे गलती होगी और सस्पेंस अकाउंट खुला होगा। सही है ना, ये कुछ रूल्स हैं जो एग्जामिनर जो है, हाँ इसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट भी हो सकती है, बट आईकेप का एग्जामिनर जो है वो इस सिनेरियो को इस तरीके से इंटरप्रेट करता है कि ओवर कास्ट या अंडर कास्ट का मतलब ये है कि एक साइड पे गलती होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर सवाल में दिया हुआ है कि भाई सेल्स ओवर कास्ट हुई है 500 से, ये एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, सही है ना, तो सर इसका मतलब क्या है कि रिसीवेबल तो सही से रिकॉर्ड हुआ है मगर सेल्स जो है वो ओवर कास्ट हो गई हैं, 500 से ज़्यादा रिकॉर्ड हो गई हैं, तो सस्पेंस अकाउंट कहाँ खुला होगा, डेबिट साइड पे खुला होगा, क्योंकि आपका रिसीवेबल 1000 से आ रहा होगा, सेल्स 1500 से आ रही होंगी, तो सस्पेंस अकाउंट आपका 500 से खुलेगा। अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करेंगे, सेल्स 1500 से नहीं होनी थी, 1000 से होनी थी, आपने 1500 से कर दी है, तो 500 से क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे सेल्स को और सस्पेंस अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे जब रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। तो ये रूल नंबर 3 है जो आपने याद रखना है सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो मैंने क्वेश्चंस वगैरह करवाए में, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने आप लोगों से ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, वीडियो सॉल्यूशंस भी शेयर किए हुए हैं। अगर किसी को चाहिए तो जो है क्या कहते हैं यू में मैसेज माई टीम, तो वैसे आई एम श्योर ज़्यादातर बच्चे जो है वो मेरे ग्रुप पर हैं, तो उनसे मैं मटीरियल और जो है वीडियोज़ वगैरह डिफरेंट टॉपिक्स में शेयर करता रहता हूँ, की पॉइंट शेयर करता रहता हूँ। इन केस अगर कोई नहीं है तो वो जो है क्या कहते हैं, जो स्टार्ट ऑफ द वीडियो पर नंबर था, तो यू में मैसेज मी। अच्छा, नाउ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। सही है। अच्छा सर देखो, एक चीज़ याद रखो, ट्रायल बैलेंस अगर टेली नहीं है ना, तो ईमान रख लो सस्पेंस अकाउंट लाजमी खुला होगा। अच्छा, कुछ आइटम्स हैं जो तुम्हारे प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में नहीं आते। वन ऑफ द आइटम इज क्लोजिंग स्टॉक। अब सर क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है कि आपके साल के एंड पे एंट्री लगती है क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। सही है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि लेट से आपका क्लोजिंग स्टॉक था 1000 का, तो आपको क्लोजिंग स्टॉक 1000 से रिकॉर्ड करना था। यू शुड हैव पास क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। सही है ना। अब सर बाजुकात एग्जामिनर देता है, अच्छा मैंने नॉर्मली आपको बताया था ओवर कास्ट या अंडर कास्ट में सस्पेंस अकाउंट खुलेगा। सही है ना। अगर बुक्स की बात हो, ये क्लोजिंग स्टॉक की बात है, तो याद रखो अगर तो पेपर में क्लोजिंग स्टॉक की ओवर कास्ट या अंडर कास्ट की बात की गई हो, ये बहुत अहम चीज़ है जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, तो इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं खुलेगा। इसमें अगर लेट से बोलता है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक अंडर कास्ट हो गया है 200 से, अज्यूमिंग आपको 1000 से करना था, तो आप क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को जो है क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को जो है वो आप 200 से बढ़ा दो रेक्टिफाइंग एंट्री, अगर आपने अंडर कास्ट कर दिए। सही है, आपने जो है 1000 से करना था, आपने जो है 200 से अंडर कास्ट कर दिया, मतलब 800 से कर दिया। तो क्लोजिंग स्टॉक के केस में आप जब भी अंडर कास्ट या ओवर कास्ट की बात आए, तो आप अज्यूम करेंगे कि जो है दोनों साइडों पर गलती है, डेबिट पे भी क्रेडिट पे भी गलती है। सही है, क्लोजिंग स्टॉक के लिए सिर्फ रूल बता रहा हूँ। सिमिलरली अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवरकास्ट हो गया है, मतलब जो है 1000 की जगह हमने 400 से जो है वो बढ़ा के कर दिया है, तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को 400 से डेबिट कर देंगे और क्लोजिंग स्टॉक को 400 से क्रेडिट कर देंगे। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। नाउ सर एक और अहम रूल, ये नोट बाई HM आप देख भी सकते हो। सही है ना, ये ग्रुप पर ये पूरी फाइल भी मैंने आपसे शेयर की हुई है। सर जब भी सवाल में लिखा हुआ है कि सर कैरीड फॉरवर्ड रॉन्गली या कैरीड डाउन रॉन्गली, तो याद रखना इसमें भी एक साइड पर गलती होगी और सस्पेंस अकाउंट खुलेगा।
अगर एग्जामिनर बोलता है कि भाई सैलरीज अकाउंट जो है वो रॉन्गली कैरीड फॉरवर्ड हो गई हैं 1000 से, तो इसका मतलब ये है, या लेट्स से एग्जामिनर कहता है कि सैलरीज एक्सपेंस जो है वो रॉन्गली 500 से ज़्यादा कैरीड फॉरवर्ड हो गई हैं, तो आप क्या एंट्री पास करोगे? सैलरीज 500 से हो गई हैं, तो आप अज्यूम करोगे कि दूसरी साइड बिल्कुल सही है, सैलरी एक्सपेंस को आप क्रेडिट कर दोगे 500 से और सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, सही है। या अगर बोलता है कि सैलरीज अकाउंट जो है वो कम से कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो आप सैलरी एक्सपेंस को 500 से बढ़ा दोगे और सस्पेंस अकाउंट दूसरा क्रेडिट होगा। तो अलगर्ज दूसरी अहम चीज़ सस्पेंस अकाउंट के हवाले से, एक तो मैंने बताई ओवरकास्ट या अंडरकास्ट, जब भी बुक्स का मसला होगा सिवाय क्लोजिंग स्टॉक के तो सस्पेंस अकाउंट खुला होगा, सही है ना, आपने अज्यूम करना है उस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट होगा। दूसरी चीज़, जब भी कैरीड फॉरवर्ड वाले एरर्स होंगे तो उसमें भी आपने अज्यूम करना है कि सस्पेंस अकाउंट लाजमी खुला होगा, सही है। अच्छा सर, क्विकली मूविंग ऑन नाउ द मोस्ट अवेटेड एरिया एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एरिया जिस पर मेरे पास आई हैड रिसीव्ड लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस एंड क्यूरीज के सर आप बताएं कि करेक्शन ऑफ एरर्स में जब भी रिवाइज्ड प्रॉफिट या जो है नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट जो है रिवाइज निकालने की बात आती है तो सर हम किस तरीके से उसको टैकल करें। तो देखो एक चीज़ याद रखो भाई, आपके अकाउंट्स में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कितने एलिमेंट्स हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अकाउंटिंग तो वी हैव गॉट 5 एलिमेंट्स ना। पूरी अकाउंटिंग आपकी 5 एलिमेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, ऐसा ही है। अब पहले तो एक चीज़ याद रख लो कि प्रॉफिट को ना सिर्फ 2 एलिमेंट्स हिट करते हैं, इनकम और एक्सपेंस। इसका मतलब है एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल की अगर एडजस्टमेंट में एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल अगर कोई डेबिट या क्रेडिट हो रहा है तो इसका मतलब है प्रॉफिट पे हिट आएगा ही नहीं। अच्छा, मैं उन सवाल को टैकल करने की बात कर रहा हूं जिसमें एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि भाई रिवाइज प्रॉफिट या रिवाइज नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के, तो अब मैं उस सवाल को टैकल करवाने की बात कर रहा हूं आपसे, सही है ना। अच्छा सर, तो पहला रूल याद रखो, सिर्फ और सिर्फ वो करेक्टिंग एंट्रीज, वो रेक्टिफाइंग एंट्रीज का प्रॉफिट पर इंपैक्ट आएगा जिन रेक्टिफाइंग एंट्रीज के अंदर इनकम और एक्सपेंसेस का इन्वॉल्वमेंट हो, सही है, पहला रूल। इट मीन्स कि सर अगर करेक्टिंग एंट्री में जो है कोई इनकम और एक्सपेंस नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि वो प्रॉफिट पे इंपैक्ट नहीं करेगा, जी बिल्कुल भी नहीं करेगा। दूसरा रूल, इनकम और एक्सपेंस को बाज़-औक़ात नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं, इनकम और एक्सपेंस को बाज़-औक़ात नॉमिनल अकाउंट भी कहते हैं, सही है ना। जैसे एग्जामिनर बाज़-औक़ात बोलता है कि भाई सेल्स नॉमिनल अकाउंट या रिसीवेबल नॉमिनल अकाउंट, तो इट मीन्स इट इज टॉकिंग अबाउट द सेल्स, सही है ना। तो सर नॉमिनल अकाउंट मीन्स आपकी इनकम और एक्सपेंस के हवाले से बात हो रही है। कंट्रोल अकाउंट आपका जो है एसेट और लायबिलिटी का नॉर्मली होता है, सही है। अच्छा जी, अब इसकी फर्दर मॉडलिटीज़ है, आई एम नॉट गोना डिग आउट ऑन दैट, सही है ना, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है। फिलहाल आप अपनी दिमाग में ये रखो, नॉमिनल अकाउंट मीन्स इनकम और एक्सपेंसेस का अकाउंट, सही है। अच्छा, हमने 2 बातें की हैं कि भाई इनकम और एक्सपेंसेस से प्रॉफिट को हिट करेंगे, इसका मतलब है कि जिस रेक्टिफाइंग एंट्री में जो है इनकम और एक्सपेंस होगा वही जो है वो प्रॉफिट में आएगा, सही है। अच्छा, अब एक और चीज़ हम समझ लेते हैं भाई। सर अब आप हमें बताएं कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट क्यों बढ़ेगा? ज़रा सोचो, प्रॉफिट में इंक्रीज क्यों आएगा? जब आपकी इनकम बढ़े या आपका एक्सपेंस कम हो, सही है। इनकम का बढ़ना क्रेडिट, एक्सपेंस का कम होना भी क्रेडिट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट होगा, मतलब इनकम या एक्सपेंस का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। और इसी तरीके से प्रॉफिट कम क्यों होगा? जब इनकम कम हो या एक्सपेंस बढ़े। इनकम का कम होना भी डेबिट, एक्सपेंस का बढ़ना भी डेबिट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि नॉमिनल अकाउंट जब भी डेबिट होगा तो प्रॉफिट आपका कम होगा। तो ये चीज़ आपने याद रख ली कि नॉमिनल अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है, व्हेन आई एम सेइंग नॉमिनल अकाउंट इट मींस इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट अगर क्रेडिट हो रहा है तो इट मींस प्रॉफिट प्लस होगा, प्रॉफिट में ऐड होगा। और अगर नॉमिनल अकाउंट चाहे इनकम का हो, एक्सपेंस का हो, आपका डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब है प्रॉफिट आपका कम होगा। यहां तक आपको क्लियर है, आई एम श्योर। अब सर बात करते हैं कि प्रॉफिट के अंदर सर एक तो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इफ यू रिकॉल द एसओसीआई पीएनएल, तो सर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट होता है। और ग्रॉस प्रॉफिट के बाद जितने भी एक्सपेंसेस और अदर इनकम आ रहे होते हैं वो नेट प्रॉफिट, जब ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करते हैं तो वो नेट प्रॉफिट आता है, सही है। तो सर अब आप बताएं कि ग्रॉस प्रॉफिट पे कौन से जो है नॉमिनल अकाउंट्स मतलब इनकम और एक्सपेंस हिट करेंगे, और नेट प्रॉफिट पे कौन से नॉमिनल अकाउंट्स मतलब इनकम और एक्सपेंसेस हिट करेंगे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट आर अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो सर सबसे पहले जो है आप राइट हैंड साइड पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट, कौन से आइटम्स जो हैं आपके, कौन से नॉमिनल अकाउंट। व्हेन आई एम सेइंग नॉमिनल अकाउंट इट मींस इनकम्स एंड एक्सपेंस। तो सर ग्रॉस प्रॉफिट जरा देखो कैसे कैलकुलेट होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसा ही है। तो सर याद रखो जब भी सेल्स या कॉस्ट ऑफ सेल्स में
कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब क्या है? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, क्लोजिंग स्टॉक। सही है, उसका रूल भी मैंने आसान सा रूल भी आगे लिखवा दिया है, बताता हूँ। सही है ना सर? याद रखो, जब भी तुम्हारी जो है एडजस्टिंग एंट्री में सेल्स रिटर्न, कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक, उसमें कोई हिट आ रहा हो ना, डेबिट या क्रेडिट हो रहा हो, सही है ना, मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूँ नॉमिनल अकाउंट रिलेटेड टू सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स, अगर आपके क्रेडिट हो रहे हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है लेट्स से सेल्स क्रेडिट हो रही है तो इसका मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड होगा। सेल्स आपका डेबिट हो रहा है, सेल्स मतलब इनकम, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा। ठीक है ना? इसी तरीके से अगर क्लोजिंग स्टॉक आपका बढ़ रहा है, सही है, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स कम हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होने का मतलब क्या है? एक्सपेंस है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपका क्रेडिट हो रहा है तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। नॉमिनल अकाउंट है ना, अभी हमने बात की। इसी तरीके से अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही है, क्लोजिंग स्टॉक कम होने का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, इनका रिलेशनशिप क्या है? इसके ऊपर आइए सेट का जो मेरा लेक्चर है वो देख भी सकते हो। तो सर सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, अगर तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट आपका जो है डेबिट हो रहा है करेक्टिंग एंट्री में, तो उसकी वजह से ग्रॉस प्रॉफिट पे आपका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा। तो सर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर तो आपका रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल से रिलेटेड कोई भी अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, और अगर क्रेडिट हो रहा है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये रूल्स भी मैंने लिखवा दिए। अब सर इसको और आसान करके आप लोगों के लिए मैंने यहाँ लिखवा दिया है कि देखो एक चीज़ याद रखो, अगर तो किसी भी एंट्री में क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपका बढ़ रहा है, या सेल्स बढ़ रही है, या परचेज रिटर्न बढ़ रही है, सही है ना, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। अभी मैं नेट प्रॉफिट पे नहीं आया हूँ, अभी ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा, देखो मैंने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है, या सेल्स रेवेन्यू कम हो रहा है, या परचेज रिटर्न कम हो रहा है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा। सिमिलरली अगर तो आपका ओपनिंग स्टॉक या परचेजेस या सेल्स रिटर्न आपका बढ़ रहा है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा। नेट प्रॉफिट के बारे में बताता हूँ। सिमिलरली अगर आपका ओपनिंग स्टॉक कम हो रहा है, या परचेजेस आपकी कम हो रही है, या सेल्स रिटर्न आपकी कम हो रही है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका बढ़ेगा। लॉजिकल भी है, यानी इसको रटो नहीं, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। भाई ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या? ओपनिंग स्टॉक बढ़ने का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही है। परचेज बढ़ने का मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ रही है। सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है? रेवेन्यू कम हो रहा है, तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आपका कम होगा। सही है ना? अच्छा, तो ये रूल तो आपने समझ लिया कि ग्रॉस प्रॉफिट को कौन सी चीजें हिट करेंगी? रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स से रिलेटेड। जब मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं इट इंक्लूड्स सेल्स रिटर्न, कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात कर रहा हूं तो इट इंक्लूड्स ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक। अब बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट। सर याद रखो, नेट प्रॉफिट को हर इनकम और एक्सपेंस इंक्लूडिंग रेवेन्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स हिट करेगा। इसका मतलब ये है कि सर नॉर्मली, आइडियली, यूजुअली जो आइटम्स ग्रॉस प्रॉफिट को हिट कर रहे हैं वो नेट प्रॉफिट को भी हिट करेंगे। जी बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स और रेवेन्यू आर अ पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट। सही है। अच्छा सर, क्या ऐसा है कि हर आइटम जो नेट प्रॉफिट को हिट कर रहा है वो ग्रॉस प्रॉफिट को हिट करेगा? नो। फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 500 से कम रिकॉर्ड हुआ है तो भाई एंटरटेनमेंट एक्सपेंस तो ग्रॉस प्रॉफिट में आता ही नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट में तो सेल्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स आती हैं, तो वो सिर्फ नेट प्रॉफिट को हिट करेगा। सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस फर्नीचर पे ज़्यादा रिकॉर्ड हो गया है, तो कौन सा आपका सिर्फ नेट प्रॉफिट हिट होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो आपका आता ही नहीं ग्रॉस प्रॉफिट पे। अच्छा सर, किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से रिलेटेड जहां हम लोगों का इन्वेंट्री बन रही थी वहां का डेप्रिसिएशन कम रिकॉर्ड हुआ है, तो आपको पता है कि अगर जो है कोई प्रोडक्ट के अंदर अगर मशीनरी यूज़ हो रही है तो उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है, तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट भी हिट होगा और आपका नेट प्रॉफिट भी हिट होगा। तो सर आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर है, ठीक है ना, और ये आपके लिए रिवीजन सेशन जो है बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। बस आपने जो है बहुत सारी दुआएं करनी है अगर आपको फ़ायदा हो। और देखो 2-3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ। करेक्शन ऑफ एरर्स का, जैसे मैं बार बार रेगुलर सेशन में भी बोलता रहा हूँ, मैं अभी भी बोलता हूँ, एक दफ़ा स्टडी टेक्स्ट को रन थ्रू कर लेना। सही है ना? फ़ायदा होगा, क्योंकि करेक्शन ऑफ एरर्स मुझे ऐसा लगता है एक छोटा मार्क सवाल, ये जो है 8 से 10 मार्क का सवाल पूछ सकता है। स्टडी टेक्स्ट पढ़ लो, आई एम श्योर काफ़ी चीज़ें तुम लोगों ने जो है वो ऑलरेडी कवर की हुई होंगी। पढ़ लोगे, हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट तुम मिस आउट कर रहे हो, सही है ना, तो वहाँ से कवर हो जाएगा। सही है ना? तो स्टडी टेक्स्ट को एक दफ़ा देख लो, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस किस तरीके के हैं, वहाँ नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट का जो है वो
को 2-3 अच्छे क्वेश्चंस भी दिए हुए, सही है। तो आई एम श्योर ये चीज़ें जब हमने डिस्कस की होंगी तो तुम लोगों को अब क्लियर भी हुआ होगा कि किस तरीके से जो है करेक्टिंग एंट्रीज बनानी है और ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रिवाइज कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो तुम जो है ये मेरी वीडियो देखने के बाद, इसके बाद जो है तुम एक काम कर लो, एक दो जो मेरे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट वाले सोल्यूशन और वीडियो सोल्यूशन मैंने दिए हैं वो कर लो, सेम इसी रूल पर जो है हुए थे, ठीक है। तो दुआओं की दरखास्त है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।